आप तो बहुत सारा भूगोल पढ़े होंगे, जनसंख्या भूगोल पढ़े होंगे, मानव भूगोल पढ़े होंगे, नहीं? हाँ, बहुत सारा उसमें तो टाइप आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का बीपीएससी लेवल में जो क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ें जो है भारत का भूगोल और जो इसका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछता रहा है। ठीक है, तो आपको अब जो आपका सौरमंडल है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको ये पूछ देगा नीला ग्रह किसे कहते हैं, एकदम जो जीके का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको भूगोल से आते रहते हैं, है ना। लेकिन हम जब यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे तो हम शुरू से आपको बता देंगे, टोटल चीज को हम शुरू से ले लेंगे। हाँ, मतलब ऐसा ले लेंगे कि कहीं से कुछ छूटे ना, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करें, चलिए। चलिए, हालांकि आज का टॉपिक हम बनाए थे भूगोल और राज्य व्यवस्था, कल ही आपको बताए थे, लेकिन आज राज्य व्यवस्था नहीं हो पाया। हालांकि कुछ चर्चा हम उस पर भी करेंगे। फिलहाल हम ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बताइए तो कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। आप जो अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, ABCD, है ना, तो उसका जो वर्णन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में पूरा यूनिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगर हिंदी में पूछे कि कॉस्मोलॉजी को क्या कहते हैं तो आप कह सकते हैं, है ना, ब्रह्मांड शास्त्र। हाँ, ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी अबाउट यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। सिंपली आप कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, है ना। ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन है उसी को ब्रह्मांड शास्त्र या खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खगोल शास्त्र भी इसी को कह सकते हैं, ब्रह्मांड शास्त्र भी इसी को कह सकते हैं, है ना। तो अंतरिक्ष के बारे में जहां भी जो जानकारी आपको मिलती है उन सारे बातों की चर्चा किस शास्त्र में हम लोग करेंगे? अब आपसे पूछेगा कि जो यूनिवर्स है, अंतरिक्ष जो है, ब्रह्मांड जो है ना, इसका कोई सीमा है क्या? बैठ जाइए। अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष यूनिवर्स इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। उसमें बहुत सारे नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, तारामंडल, बहुत सारे जितने भी पिंड हैं सब आ जाते हैं। तो इसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं होती है। इन्होंने कहा कि हमारे वायुमंडल के जो लेयर हैं, तो वो जो 5वां लेयर है जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, उसके ऊपर के पार्ट को अंतरिक्ष कहते हैं। आप ऐसा ही शायद बोले थे, लेकिन आप जानिए कि ये ऊपर का कवर है। बहिर्मंडल के ऊपर भी क्या है? अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष के बीच में ये सब घिरा हुआ है, बीच में नहीं। जैसे हमारा शरीर है, हम ऊपर से क्या पहन लिए हैं? कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा के अंदर हमारा शरीर है। उसी तरीके से इस अंतरिक्ष के अंदर ही सब कुछ है, एवरीथिंग, जितना कुछ आप देख रहे हैं यूनिवर्स में, सारा चीज, तो सबके ऊपर क्या हो गया? हमारा अंतरिक्ष हो गया, जिसको ब्रह्मांड भी आप कह सकते हैं। तो कॉस्मोलॉजी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्लियर है? इससे पहले बहुत सारी बातें जो है हम लोग अंतरिक्ष से अनजान थे, हमको पता नहीं था कि क्या है। इस सिलसिला में बहुत सारा दृष्टिकोण हम लोगों के अंदर था पहले से। जैसे हम लोग ये सोचते थे सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, लेकिन ये धारणा फिर गलत हो गई बाद में चल करके। बाद में कहा गया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। एक कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग आज तक बनाए रखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि सूरज किस दिशा में उगता है? पश्चिम में, पूरब में उगता है, सबका जवाब है। लेकिन आप जानिए कि सूरज उगता ही नहीं है, सूरज हमेशा उगा हुआ ही रहता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। सूरज तो 24 आवर है। पृथ्वी बल्कि क्या है कि जब सूरज के परोक्ष हो जाती है तो रात हो जाता है, जब सामने आती है तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। सूरज तो स्थिर है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं क्या, सूर्योदय किधर होता है? तो कहते हैं पूरब में होता है। तो ये सामान्य धारणा है।
तो विज्ञान ने विकास क्रमिक रूप से किया। सबसे पहली घटना हुई 1609 ईस्वी में, जब गैलीलियो ने क्या बनाया, टेलीस्कोप, है ना, दूरबीन को बनाया। सबसे पहले किसने, गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने अपने दूरबीन से अंतरिक्ष के बहुत सारे आकाशीय पिंड को अपनी आंखों से देखा कि क्या मूवमेंट होता है आकाशीय पिंडों में, कौन किधर से किधर का, कौन किसका चक्कर लगा रहा है, कौन किसका पीछा कर रहा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है। नहीं, तो इस तरह से हमारे सौर मंडल के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसमें हम 3-4 तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप पढ़ते होंगे कि घनत्व के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, छोटा है, दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, आकार के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। तो ये सब जो जानकारी हमारे पास आई, किसके कारण, इसके कारण, क्योंकि इसी वजह से हम जो एस्टेरॉइड्स हैं या जो प्लैनेट्स हैं उसको हम देख पाए। नहीं, अगर ये चीज नहीं होता तो हमारे पास इतना नॉलेज अंतरिक्ष के बारे में नहीं होता। तो इन सारे चीजों का श्रेय जाता है किसको, गैलीलियो को। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपको इस यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं। इसके बावजूद जो है अंतरिक्ष अभी तक अनभिज्ञ था इंसानों के लिए। पहली बार कोई मानव जब अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष के बारे में जो रिपोर्ट वो वहां से लेके आता है, तब जाके जो जानकारी गैलीलियो ने दिया था उसकी पुष्टि हुई। पहली बार कौन गया था अंतरिक्ष में, विश्व का पहला आदमी यूरी गागरिन। कब गया था, 1961 में। पहली बार अंतरिक्ष जाने वाला जो यात्री था उसका नाम था क्या, यूरी गागरिन। और ये यूरी गागरिन कहाँ के निवासी थे, रूस के। यूरी गागरिन कहाँ के निवासी थे, रूस के। और ये गए पहली बार अंतरिक्ष में, और वो जा करके अंतरिक्ष को बहुत करीब से देखा, और उसके बारे में जो कुछ धारणाएं हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी उसकी पुष्टि इन्होंने की। और तब जा करके हमारा जो भूगोल है उसको एक अलग तरह का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करने में मदद मिली। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन। कब गया था, 1961 को। कहाँ का निवासी था, रूस का निवासी था। जितना जानना है बस उतना ही हम लोग टू द पॉइंट जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय की हम बात करें, भारतीय की बात करें तो पहला भारतीय जो अंतरिक्ष गया था राकेश शर्मा। नहीं, ये कब गया था, 1984 में, है ना। आपको याद है इंदिरा गांधी के समय जो है हमारे भारत के पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1949 ईस्वी में, और ये 1984 ईस्वी में गए थे। और वहाँ से पूछी थी, चंद्रमा पर जब ये पहला कदम रखे थे तो इंदिरा गांधी पूछी थी कि कैसा दिखता है चंद्रमा से हमारा भारत। इनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो ये याद रहना चाहिए आपको कि भारतीय प्रथम पुरुष में, अगर हम बात महिला की करें कि प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वह कौन थी, भारत की कल्पना चावला, है ना। 2003 में यह गई थी अंतरिक्ष में। ठीक है, कब गई थी कल्पना चावला, 2003 में। और ये 376 घंटा जो है अंतरिक्ष में बिताई थी। 376 घंटा इनका अंतरिक्ष में बीता था कल्पना चावला का। आप जानिए कि ये हरियाणा की रहने वाली थी। घर कहाँ था, हरियाणा। और संजोग से इनका जो प्लेन था जिस पर ये गए थे, अंतरिक्ष यान था, उस यान का नाम क्या था, कोलंबिया, है ना। कोलंबिया यान का नाम था जिस यान से ये गए थे अंतरिक्ष में। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वी पर आने से 3 सेकंड पहले। जब ये धरती पर आती उससे 3 सेकंड पहले ही इनका जो यान था वो क्रश हो गया, और ये जो है असमय मर गई। लेकिन इनको याद किया जाता है कि पहली महिला जो भारतीय थी और अंतरिक्ष में गई थी, नाम इनका था कल्पना चावला। अगर नहीं, भारत की ही थी और भारत से ही भेजा गया था। आप जो बोल रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन है, वो है सुनीता विलियम्स। वो भारतीय मूल की दूसरी महिला, भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम था सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स को आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, देखिए ये सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ये अमेरिका की नागरिकता ली हुई थी। नागरिकता क्या, इनका भी अमेरिका में ही हुआ था।
इनका जो पैतृक घर था ना वो गुजरात में था, मतलब इनके जो पुरखे थे, पूर्वज थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। वो लोग बिजनेस करने के लिए अमेरिका गए और वहीं जाकर बस गए, और वहीं इनका जन्म भी हुआ था, अमेरिका में ही, है ना। लेकिन ये भारतीय मूल की थी, इसलिए हम लोग इसको भारतीय मूल की महिला कहते हैं कि भारतीय ही। कभी कभी तो ये भी मान लेते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि दूसरी भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ये भारत की थी नहीं, न इसका जन्म भारत में हुआ। हाँ, अमेरिका से गई थी, नासा के माध्यम से गई थी, अमेरिकी एजेंसी है ना नासा, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा अमेरिका की, उसी के माध्यम से ये, हाँ झंडा भी वहीं का है, अमेरिका का फ्लैग है ये, है ना। तो लेकिन ये सकुशल वापस आई थी धरती पर, हाँ, इनका डेथ नहीं हुआ था, ठीक है। ये कब गई थी? 2006 में। हालांकि ये जाने वाली थी 2003 में ही, ये जाने वाली थी, इनका प्लानिंग था 2003 में अंतरिक्ष जाने का। लेकिन चूंकि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष से आ रही थी तो उनका क्रश हो गया था यान, तो इससे पूरे नासा में खलबली मच गई कि अब कैसे जाएगी। डर हो गया ना, डर हो जाता है हर इंसान को। हालांकि ये ट्रेंड थी, ट्रेनिंग ली हुई थी, तो ये बोली नहीं हम जाएंगे, है ना। हिम्मत था इनके पास, और ये 2003 में वो गई, और 3 साल के बाद 2006 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाती है और वहां से सकुशल आती भी है। हाँ, अंतरिक्ष में समय इनका बीता, और लेकिन हालांकि इनका समय कम है, ये 195 घंटे में ही ये वापस आ गए। आपसे पूछेगा कि विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो वो कौन सा होगा? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये विश्व की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और ये 1963 ईस्वी में ही गई थी, है ना, पहले ही चली गई थी। ये भी रूस की रहने वाली थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। कहाँ की थी? रूस की थी। ये भी अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी, और ये कब गई थी? 1963 ईस्वी में गई थी। और ये कितना घंटा अंतरिक्ष में बिताई थी? 71 आवर, है ना, 71 घंटा इनका अंतरिक्ष में बीता था, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि जो भारतीय हो या विश्व के अन्य लोग हों जो अंतरिक्ष गए, और अंतरिक्ष में जाकर नासा के माध्यम से वहाँ से बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करके हमारे सामने लाए, जिसका उपयोग हम लोग कॉस्मोलॉजी में बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे सिद्धांत को बनाने में हम लोग करते हैं, है ना। तो इन लोगों का अहम योगदान रहता है। आप जान लीजिए कि एक पहाड़ पर चढ़ने में लोगों को डर लगता है, एक पहाड़ पर चढ़ने में लोगों को डर लगता है, जान का भय रहता है कि कहीं हम लुढ़क ना जाएं। और ये तो जा रही है अपनी जान को जोखिम में डाल के अंतरिक्ष में, वहां जहां कोई नहीं है, वहां जहां कोई नहीं है। और आप जानिए कि अंतरिक्ष में कितना कष्ट होता है, लोग बताइए। आप EVS अगर पढ़े होंगे 3, 4, 5 में, तो उसमें इसकी चर्चा है कि ये खाना भी नहीं खाती है, अंतरिक्ष में खाना भी नहीं होता है। हाँ, सुनीता विलियम्स के बारे में उसमें बताया हुआ है। हाँ, वो एक शैवाल से बना हुआ फूड होता है, टैबलेट टाइप का, है ना। तो वो टैबलेट खाया जाता है, और पानी भी वहाँ पिया नहीं जाता है, क्योंकि पानी पिएगा तो पानी उड़ जाता है। निर्वात है ना, वहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात है, तो बहुत कष्ट होता है। उड़ते रहता है जहाज के अंदर, जो है आदमी उड़ते रहता है, खड़े बाल सब ऊपर की ओर खड़ा हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे EVS में उसके बारे में। तो बहुत ही ये जो है रहस्य है, और बहुत ही साहस का काम है अंतरिक्ष में जाना। ये रूस की रहने वाली थी, रूस से ही गई, रूस द्वारा ही भेजा गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आकाशीय पिंड की चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आप रात में जब सोते हैं खुले आसमान के नीचे, तो खुले आसमान के नीचे आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको तारे दिखाई पड़ते हैं, है ना, आपको धूमकेतु दिखाई पड़ते हैं, आपको उल्का पिंड दिखाई पड़ते हैं, आपको कभी कभी धूमकेतु भी दिखाई पड़ता। कौन सा धूमकेतु? हेली वाला। हेली धूमकेतु का नाम सुने हैं? 76 साल में एक बार दिखता है, तो वो भी आप, हाँ, तो वो भी दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको बहुत चीज अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा। आपको टूटता हुआ तारा दिखाई पड़ता है। दिन में जब आप देखते हैं तो आपको सूर्य दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अभी तो हाल ही में एक घटना हुई थी कि चांद वाला, हाँ, वो जो तरह तरह का जो है व्हाट्सएप पे जो आया था मैसेज, एक्चुअली वो चांद के नीचे वो तारा नहीं था, वो ग्रह था, शुक्र ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह
पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी शुक्र ग्रह, है ना, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है। भोर का तारा सुबह का तारा शुक्र ग्रह, तो वही ग्रह था जिसको आप शाम का तारा और भोर का तारा कहते हैं। एक्चुअली वो तारा नहीं था, वो क्या था, ग्रह था, जो चंद्रमा के ठीक नीचे एक जैसे बिंदी होता है उस तरह से वो बना हुआ था, आप लोग देखे होंगे उसको, ठीक है। तो ये सब काफी अजूबा लगता है आपको, हमको, सबको। अंतरिक्ष विज्ञान है ही अजूबा, रहस्य है, कैसे जो है ये प्लानेट सब अभी तक टिका हुआ है अंतरिक्ष में। बताइए कि वह कौन सा फोर्स है जो इसको स्टेबल किया हुआ है, बुध को, बृहस्पति को, पृथ्वी को, वरुण को, अरुण को, सबको स्टेबल किया हुआ है और सब खत्म नहीं हो रहा है, सब अस्थाई है। कौन सा वह ताकत है, कौन सा वह शक्ति है, बताइए। ग्रेविटेशन बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वह कौन सा ताकत है, वह कौन सी शक्ति है जो हमारे सौर मंडल के जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसको अस्थाई बनाए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सब आकाशीय पिंड हैं जिनका अपना अपना महत्व है, सभी का महत्व है ना, सभी आकाशीय पिंड का महत्व है। सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी, है ना। और सामान्य क्वेश्चन होगा जो साधारण आप 6, 7, 8 में भी पढ़ते होंगे, 9, 10 में पढ़े होंगे। अगर 11th में आपका 12th में आर्ट्स रहा होगा तो भूगोल लिए होंगे, उसमें पढ़े होंगे, या फिर जो ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें तो पढ़े ही होंगे। और जनरल कंपटीशन में तो खूब क्वेश्चन पूछता है। आप अगर बीपीएससी दिए होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे आए होंगे, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग एक एक आकाशीय पिंडों के बारे में जानेंगे। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी तो सिर्फ हमने चर्चा किया, अब तो सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमको यहां से पटना जाना है, तो आपसे हम पूछे कि चलो बताओ दलसिंहसराय से पटना की दूरी कितनी, 80 किलोमीटर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की। अगर आपसे हम पूछे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे हम पूछ दें कि आप बताइए कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है ये पृथ्वी से, तब क्या होगा, तब उसको किलोमीटर में आप नहीं बोल सकते हैं, तब वहां पे किलोमीटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर का एक दायरा है, सीमा है, वहां से शुरू होगा प्रकाश वर्ष। तो आप ये जानिएगा कि जो न्यूनतम दूरी है ना, उसको हम किलोमीटर में माप सकते हैं, लेकिन आकाशीय पिंडों की दूरी को हम किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, क्योंकि वो जो आप पढ़ते हैं इकाई सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो क्या होता है महासंख वगैरह, तो वो सब फेल हो जाएगा, उससे भी ऊपर किलोमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए खगोलीय पिंडों की दूरी को हम किलोमीटर में नहीं माप करके किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। समझ रहे हैं, प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं वो। अब प्रकाश वर्ष के बारे में कहता है कि आकाश की दूरी की ज्ञात करने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से 2 डाटा पूछेगा आपको, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है। 9500 अरब किलोमीटर, हजार नहीं, 9500 अरब किलोमीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष। सोच लीजिए, सोच लीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9500 अरब किलोमीटर। तो बहुत मुश्किल है किलोमीटर में इसको ज्ञात कर पाना, नहीं। हाँ, तो इसको शॉर्ट में, जैसे प्रकाश की चाल आपसे पूछता है, प्रकाश की चाल क्या है ना, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, या फिर आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर आप लिखते हैं। अगर इसको मीटर में कभी कभी ऑप्शन में चेंज कर देगा, तो आप देखिएगा कि अगर मीटर में आंसर है तो 10⁸ होगा, अगर किलोमीटर में है तो 10⁵ होगा, दोनों बात याद रखिए। हाँ, नहीं, आप अभी पूछते जाइए, जहां पे आपको डाउट हो रहा है आप अभी पूछते जाइए। मेरा काम यह है कि आप जब यहां आए हैं तो, हाँ बोलिए, कोई डाउट। 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, ये समझ गए ना।
अलग अलग बोले कि किलोमीटर में जब रहेगा तो 3 गुने 10 पर पावर 5 रहेगा। यही चीज अगर मीटर में रहेगा तो आपको पावर में 3 जुट जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपसे पूछा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन। ऑप्शन दे दिया अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य और हेली। तो क्या आंसर होगा। गलत है, सूर्य होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या होगा, सूर्य। और सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये कंफ्यूजन है, आप दूर कर लीजिए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी से, कभी कभी प्रकाश वर्ष भी बहुत ज्यादा मात्रा में डिजिट बढ़ जाता है। जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहेगा पृथ्वी से कितना दूर है, तो आपका आंसर होगा 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4.22 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा ये तो दूसरा तारा है ना, पहला तारा क्या है, सूर्य, तो सूर्य कितना दूर है, वो तो 14.98 करोड़ किलोमीटर में आप बता दिए। लेकिन दूसरा तारा का आप दूरी किलोमीटर में नहीं बता रहे हैं, किस में बता रहे हैं, प्रकाश वर्ष में। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना ऊपर होगा सूर्य से, होगा ना। अब आप देखिए क्या स्थिति है, दोनों का चित्र आपको हम दिखाते हैं, सूर्य का भी दिखाते हैं और प्रोक्सिमा का भी दिखाते हैं। आप देखिए ये सूर्य है और ये जो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आप देखिएगा कि सूर्य का जो व्यास है वो 32 है, जबकि प्रोक्सिमा का है 96, है ना। बहुत बड़ा है, सूर्य से बहुत बड़ा है कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब आप ये सोचिए कि सूर्य आपको पृथ्वी से इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये जब आप रियल में देखिएगा तो इतना बड़ा नहीं, इससे छोटा दिखाई देगा, इससे छोटा दिखाई देगा। क्यों, इसलिए इससे ऊपर है। और आप आसमान में बहुत सारे तारे देखते होंगे, छोटे छोटे तारे, है ना। हालांकि तारे हमेशा नहीं दिखाई पड़ते हैं, बादल वाला रात में नहीं दिखाएगा, जब आसमान साफ होगा तो बहुत सारे तारे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो तारा आपको रात में दिखता है, वास्तव में वो तारा सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी से भी कई हजार गुना बड़ा होता है। लेकिन चूंकि दूरी उसकी सूर्य और प्रोक्सिमा से भी ऊपर होती है, इसलिए वो क्या दिखाई पड़ता है, टिमटिमाता और छोटा दिखाई पड़ता है। यही कारण, वास्तव में वो छोटा होता नहीं है, वो सूर्य से भी बहुत गुना बड़ा होता है। डिस्टेंस के कारण उसका जो साइज है वो क्या दिखाई पड़ता है, छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, ये चीज जानना जरूरी था आपका कि ये जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी हो या सूर्य हो या अन्य कोई तारा हो, है ना, उसका अपना प्रकाश होता है। अब अपना प्रकाश क्यों होता है तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रकाश जो है क्यों होता है, देखिए सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन का ये गोला है, क्या है, हाइड्रोजन गैस का ये क्या है, जलता हुआ गोला है ना। अब इसमें भी पार्ट पढ़िएगा ना तो इसका 3 लेयर होता है, नहीं मिक्स नहीं होता है, हीलियम बनता है। 2 हाइड्रोजन के अणु मिल करके एक हीलियम के अणु को बनाते हैं, किस क्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन। देखिए 2 तरह से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, एक तो नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विपुल मात्रा में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से मिलेगा या नाभिकीय विखंडन से, संलयन से, है ना। ये जो परमाणु बम विस्फोट हम लोग करते हैं एक्चुअली ये परमाणु विखंडन से होता है, लेकिन सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, है ना, 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इससे जो ऊर्जा निकलती है ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती, इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरा आग की तरह जलता हुआ नजर आता है, आग का गोला होता है ना। और इसके कोर का तापमान, कोर समझ रहे हैं, कोर का मतलब ये जो है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस।
इसके बाहर का तापमान होता है, अंदर का हम नहीं बता रहे, अंदर का बहुत ज्यादा हो, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसके बाहरी कोर का तापमान, समझ रहे हैं। तो हालांकि आजकल जो है जब हम इतना दूर हैं 1500 मतलब करोड़ किलोमीटर हम दूर हैं, तब जो है गर्मी में हमारा हालत खराब हो रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, आदमी जल रहा है ना। अगर ओजोन परत का लेयर ना हो तो सही में आदमी जल जाएगा। तो इतना दूर होने पर जब इतना गर्मी लगता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, वो तो कल्पना करने की बात। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखिए आप लोग निहारिका के बारे में पढ़े होंगे, निहारिका नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि निहारिका क्या होता है। अधिक पूरे अंतरिक्ष में जो सबसे ज्यादा चमकीला पार्ट है, प्रकाशमान पार्ट है, रोशनी सबसे ज्यादा जहां पे होती है, जिसका आकार सर्पिलाकार होता है, जिसके नाभि में ज्वलनशील गैस पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, निहारिका, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि यह एक सर्पिलाकार पिंड है, आकाशीय पिंड है, जिसका आंतरिक भाग किससे बना हुआ है, गैसों से। किससे बना हुआ है, गैसों से। सबसे प्रकाशमान पिंड, पूछेगा क्वेश्चन कि अंतरिक्ष का सबसे प्रकाशमान पिंड क्या कहलाता है। हाँ, तो आंसर होगा आपका क्या, निहारिका। गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सी कहते हैं आकाश गंगा को, वो भी हम बताते हैं कि गैलेक्सी। ये अब आया अगला, ये है इसका 2-3 नाम मिलेगा आपको। गैलेक्सी को आकाश गंगा भी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं, एक ही नाम है। तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है ना। अब मंदाकिनी क्या होता है, देखिए ये जो है कहता है तारों का विशाल पुंज है, ये तारों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तारों का क्या है, ये समूह है। अंतरिक्ष में लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगा है। अब सोच लीजिए उसमें कितना तारा होगा, बहुत होगा, अनगिनत होगा, काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस होगा। मतलब आकाश गंगा की संख्या जब बता रहा है आपको, 10,000 मिलियन आकाश गंगा है, गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में, है ना। तो हम पृथ्वी जिस आकाश गंगा के अंतर्गत आता है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला, है ना। और कभी कभी ऑप्शन चेंज कर देगा, दुग्ध मेखला के जगह पे लिख देगा ऐरावत पथ। हाँ, ये भी ऑप्शन में आपको रह सकता है, दुग्ध मेखला के जगह पे दूसरा शब्द आपको दे सकता है ऐरावत पथ, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है ना, कि हमारा जो सौरमंडल अर्थात पृथ्वी जिस सौरमंडल हिस्सा है, वह किस आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, है ना, ऐरावत पथ, ठीक है। ऐरावत किसका नाम था रे, किसका हाथी, इंद्र भगवान का हाथी का नाम था ऐरावत। गणेश जी का सिर कट गया था ना, तो वही ऐरावत का जो बच्चा था उसी का सिर लगा दिया गणेश जी में। तो ये समझ गए, समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अन्य आकाशीय पिंड के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इस तरह का भी हो सकता है, हमारी जो आकाश गंगा है, ऐरावत पथ जो मिल्की वे है, वह ऐसा भी दिखाई देता है। और इस तरह से आप लोग दिवाली में पटाखा जलाए होंगे, चक्री वाला पटाखा जलाए हैं ना, ऐसा ही ना जलता है। तो बस चक्री वाला पटाखा याद रखिएगा, वही हमारा आकाश गंगा है, वही हमारा चक्री वाला पटाखा क्या है, आकाश गंगा है, वैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तारे किसे कहते हैं, तारे स्टार्स किसे कहते हैं, है ना। कहता है कि वैसा आकाशीय पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करे, वैसा आकाशीय पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करे, है ना, क्या कहलाएंगे, तारे कहलाते हैं। अग्निपुंज होने के कारण तारों में हमेशा जो है ऊर्जा और ऊष्मा होती है, क्योंकि संलयन की क्रिया जो होती है वो 24 आवर होते रहती है, कभी बंद नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस होती रहती है। इसीलिए वो जो हैं हमेशा जलते रहते हैं, तारे हमेशा जलते रहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप लकड़ी में आग लगा दीजिएगा,
जला दीजिएगा लकड़ी को, तो लकड़ी जल के हो जाएगा भस्म, वो बन जाएगा राख। आदमी जब मर जाता है तो उसको शमशान घाट में जाकर के दाह संस्कार करते हैं ना, उसके बाद क्या बचता है? राख बचता है। अब बताइए, जितने भी धरती पर ऑर्गेनिज्म हैं सबका अंत हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो तारे जितने हैं ये सब लगातार 24 घंटा जल रहे हैं, तो क्या यह भी जल के भस्म हो जाएगा एक दिन? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर लकड़ी को आप जला देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, तो तारे भी जल रहे हैं, ये भी लगातार जल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के जल रहे हैं, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि तारे जलकर खत्म हो जाएगा? होगा, खत्म हो जाता है, तारा खत्म हो जाएगा। सबकी आयु है, सूर्य की भी अपनी आयु है, जान लीजिए। जितने भी तारे हैं सब जलकर के खत्म हो जाते हैं और हो रहे हैं, और सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कितना अरब साल के बाद होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन खत्म होगा ये तय बात है। जब सूर्य खत्म हो जाएगा तो बचेगा कुछ? अब बताइए, जीवन का आधार क्या है? सूर्य। अगर 5 दिन के लिए सूर्योदय न हो तो त्राहिमाम हो जाएगा धरती पर, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। सारे ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। जितने भी आप ऊर्जा देख रहे हैं सभी ऊर्जा का स्रोत कहां से आ रहा है? सूर्य से। सूर्य नहीं है तो कोई ऊर्जा नहीं। आप कहिएगा बल्ब जला लेंगे, हीटर जला लेंगे, ऊर्जा ले आएंगे, संभव है क्या? नहीं संभव है। देखिए, एक कथन है, जान लीजिए, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये सारा क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं। केवल और केवल आप चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं, ध्वनि को बोल रहे हैं, अब ये ध्वनि ऊर्जा जो है वो मशीन उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, और यांत्रिक ऊर्जा में बदल के वो जो बॉक्स है उसमें जा रहा है। यही ना काम हो रहा है ना? तो यही काम होता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदलते हैं। ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही ऊर्जा का हम विनाश कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता नहीं है, ये मनुष्य की क्षमता से बाहर की बात है ऊर्जा का निर्माण। समझ गए? तो ये स्टार्स हो गए। अब इसमें से वही टेक्निकल क्वेश्चन हाइड्रोजन और हीलियम वाला पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? आप ऐसे याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है सूर्य में और हीलियम की मात्रा सूर्य में कम होती है। सूर्य में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की। और किसकी मात्रा कम होती है? हीलियम की। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम को बनाता है। ठीक है? हाँ, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। चलिए, स्टार्स देखिए इस तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं। हालांकि टिमटिमाता हुआ तारा, एक क्वेश्चन इसमें टेक्निकल पूछेगा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चूंकि सूर्य से दूरी पृथ्वी से तारे की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है, तो प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है, इस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नहीं, देखिए, आप एक से एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगता है 63 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड, है ना? तो ये जो डिस्टेंस है 1500 करोड़ किलोमीटर का, स्वाभाविक है कि वहां से जो ऊष्मा चलती है या प्रकाश चलती है, चूंकि दूरी इतना ज्यादा है कि उसको आने में एकाएक नहीं आ पाएगा। वो आने में उसको वक्त तो लगेगा। अब एट ए टाइम बना और एट ए टाइम आपको मिला ऐसा नहीं होता है, वक्त लगता है, केवल और केवल डिस्टेंस के कारण, दूरी के कारण। ठीक है? हाँ, जैसे हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जाड़े के महीना में हम लोग घूरा लगाते हैं, जाड़े के महीना में हम लोग घूरा लगाते हैं ना, तो घूरा के समीप बैठते हैं तो टेम्परेचर हमको लगता नहीं है कि लग रहा है, तो और घूरा के नजदीक चले जाते हैं,
नहीं चले जाते। तो माध्यम जो है ना, आपका दो पिंडों के बीच का जो माध्यम है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा माध्यम है, वो माध्यम कैसा है, सॉलिड है, निर्वात है या हवा है। तो देखिए दो पिंड के बीच में, ये समझने वाली बात है। देखिए एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। यहाँ से आपको एनर्जी को भेजा जा रहा है ना, यहाँ से आपको ऊर्जा को भेजा जा रहा है इधर, ठीक है। और यहाँ से इस बीच में जो माध्यम है, ये माध्यम किस चीज का है? ये माध्यम 3 प्रकार का, हालांकि आजकल 5 प्रकार का हो गया है पदार्थ। पहले हम लोग पढ़ते थे ठोस, द्रव और गैस, लेकिन अब पढ़ते हैं क्या? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एगो और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट भी आ गया। तो पदार्थ की 5 अवस्था अब हो गई। अब हो गया पदार्थ की 5 अवस्था। पहले 3 गो पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो आपका माध्यम है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, इसमें क्या क्या है भाई? गैस है, निर्वात भी है ना, कहीं कहीं पे एस्टेरॉइड्स भी बीच में आ जाता है, कोई उपग्रह भी आ जाता है, बहुत चीज है। तो वो जो इसको डिस्टर्ब जितना कम करेगा उतना ज्यादा प्रकाश आएगा, और डिस्टर्ब ज्यादा करेगा तो उतना कम आएगा। बस यही माध्यम के कारण ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हमने चर्चा किया था कि तारे मर सकते हैं, आपको बोले थे ना कि सूर्य भी मर सकता है एक दिन। तो जब कोई तारा मर जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं सुपरनोवा। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरनोवा। कहता है कि जब तारों के कोर में स्थित ईंधन, ईंधन का मतलब वही हाइड्रोजन और हीलियम, समाप्त होने लगता है तो मरते हुए तारे में अंतिम रूप से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अपने आप तारा में क्या होता है? जब उसका कवर लेयर, बाहर वाला लेयर जब खत्म हो जाएगा जल करके, तो अंदर में तो ताप है और दाब है। अंदर में क्या है? ताप है और दाब है। वो तो उसको आगे फैलाएगा ना, प्रेशर बनाएगा। वही प्रेशर के कारण वो तारा जो है फट जाता है, जोर से विस्फोट होता, विखंडित हो जा, टूट जाएगा। और इसी वजह से जो है तारा मर जाता है, खत्म हो जाता है। और जब ये स्थिति होती है, जब तारा विस्फोट होता है, तो जितनी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश और ऊष्मा निकलती है ना, वो कई लाख गुना ज्यादा होता है। अगर सूरज भी जिस दिन मरेगा, है ना, उस दिन जो है उसमें से जितना टेम्परेचर आज आप देख रहे हैं, इससे कई हजार गुना ज्यादा टेम्परेचर एकाएक होगा। एकाएक विस्फोट हो जाएगा, है ना। सर्वनाश उसी को कहते हैं, है ना, वो हो जाएगा। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति कहलाएगी सुपरनोवा। याद रहेगा? याद रहेगा? क्वेश्चन हम पूछेंगे, टेस्ट लेंगे तब ये सब। सप्ताह में एक दिन तो ऐसे तो पर डे हाँ नोट्स दे देंगे। टेस्ट तो आपका डेली होगा, लेकिन एक टेस्ट साप्ताहिक भी होगा, है ना। एक साप्ताहिक टेस्ट भी हम लोग का होगा। तो साप्ताहिक टेस्ट जो हो पढ़ते भी हैं, पढ़ना चाहिए। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो विकल्प है नहीं। क्या हम हट जाएं? शॉर्ट में बस जानिए कि तारे जिस समय मरते हैं ना, तो उसका जो कोर होता है, कोर जो ईंधन होता है, वो खत्म होने लगता है। इससे उसका बाहरी परत क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। बाहरी परत क्या हो जाएगा? कमजोर। और अंदर में जो ताप है और दाब है, उसके कारण तारा क्या होगा? फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। उस स्थिति को क्या कहेंगे? सुपरनोवा, है ना। उस स्थिति को क्या कहेंगे? सुपरनोवा। ये दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, इसी में 2-3 तरह का होगा। अगर तारा छोटा होगा तब क्या होगा, अगर बड़ा होगा तब क्या होगा। 2 कंडीशन होगा। तो उसमें क्या है कि बड़े में जो है, बड़े तारे में विस्फोट के बाद जो बचा हुआ सघन कोर का अवशिष्ट भाग है, न्यूट्रॉन तारा, वो काफी तेजी से घूमती है और बाहर में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। और इस प्रकार के विकिरण को हम लोग पल्सर कहते हैं। पल्सर एक मोटरसाइकिल का नाम भी है, बजाज का पल्सर। वो पल्सर यहीं से आया है, क्योंकि इसकी गति जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है।
ये पल्सर की जो गति होती है, ये विकिरण होती है, ये बड़े तारा में होता है ना। छोटे तारा में जो होता है उसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, है ना। बड़े तारा में जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, पल्सर कहेंगे। पल्सर गाड़ी का नाम इसी पर रखा गया है क्योंकि इस विकिरण का जो गति होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है, तो पल्सर शब्द यहीं से आया है, समझ गए। ये सुपरनोवा से ही संबंधित दो वर्ड आएगा, एक व्हाइट ड्वार्फ आएगा और एक पल्सर आएगा। ये दोनों चीज किससे संबंधित है, सुपरनोवा से। देखिए जहां पे आपको लगेगा कि अब सर ज्यादा हो रहा है छोड़ दीजिए तो हम छोड़ देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। इसमें तो और है, आकाशीय पिंड में अभी हम लोग उल्का के बारे में पढ़ेंगे, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हाँ, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम साइंस वाले सर ज़्यादा ले लिए और हमको टाइम थोड़ा सा कम हो गया है, 5:45 बज भी गया है। 3:30 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे रहते हैं अवेलेबल। अगर कोई सर जिनका घंटी है अगर नहीं रहेंगे तो हम तो रहते ही हैं, तो हम शुरू कर देंगे क्लास अपना। तो 3:30 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे से। कंटेंट आपको चाहिए, कंटेंट तो बिल्कुल चाहिए ही, कंटेंट नहीं रहेगा तो फिर आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे।